आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं जो देखा जा सकता है, जो समझा जा सकता है। यहाँ पर जानवर भी दिख रहा है, यहाँ पर इंसान भी दिख रहे हैं, इंसानों में यहाँ पर पुरुष भी दिख रहे हैं, इंसानों में यहाँ पर महिला भी दिख रही हैं और यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, बच्चा भी दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर इस चित्र में पेड़ पौधा जानवर इंसान, इंसान में पुरुष महिला, जानवर में भी अलग अलग प्रकार के जानवर, उसके अलावा गाड़ी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें घास वगैरह ये सारी चीजें दिख रही है और भी बहुत सारा चीज जो है इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को यह चित्र इसलिए दिखा रहा हूं, यह चित्र आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अब हम लोग जिस नए अध्याय की तरफ चलने जा रहे हैं, जिस अध्याय की तरफ जा रहे हैं, वो अध्याय इसी चित्र से जुड़ा हुआ है। वह चैप्टर जो है उसका आधार यही चित्र बनेगा। ये इस चित्र में आपने जो जो चीजें देखी है वही आधार बनने जा रहा है हम लोगों के नए अध्याय का, नए चैप्टर का, यानी कि रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, जो अभी आप लोग के सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत है, जो आप लोग देख रहे हैं। यह अध्याय संख्या 3 है जो आप लोगों के क्लास 8 में एसएसटी के अंतर्गत पढ़ना है और यह हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है। इसलिए हम लोग रूरल लाइफ एंड सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इन इंडिया ऑफ इंडिया हम लोग बात करेंगे, यानी कि भारत में और भारत का रूरल लाइफ और सोसाइटी यानी कि ग्रामीण जीवन और समाज कैसा था, कैसा रहा था, वो सारी चीजों की बात हम लोग इस अध्याय में, अध्याय संख्या 3 में करेंगे, जो आप लोगों को पीएसबीआई यानी कि अपने बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने क्लास में एसएसटी के अंतर्गत पढ़नी है। और यह पृष्ठ संख्या 27 है आपके पुस्तक का। सामने आप इसे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं और साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल स्टडी टीचर अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं वो 5 पॉइंट जो की हाइलाइट्स के तौर पर दिया गया हुआ है, जिसे लेखक और प्रकाशक ने इसलिए इस पुस्तक में लिखा है या हर चैप्टर के पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग इस अध्याय में मोटे मोटे तौर पर पढ़ने क्या जा रहे हैं, यानी कि क्या आधार है इस चैप्टर को गढ़ने का, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी का। तो पहला है कि आप लोग इस अध्याय को जब पूरा पढ़ लेंगे, मैं आपको जब पूरा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज्ञान मिलेगा रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले, भारत में अंग्रेज शासन आने से पहले भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसा था उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी टिल 1793 1793 तक ब्रिटिश पॉलिसी यानी कि जो अंग्रेजों वाला जो नीति नियम वगैरह था उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड इंडियन एग्रीकल्चर, अंग्रेजों का जो जमीन से जुड़ा हुआ जो अलग अलग पैसे का जो नीति था और भारतीय कृषि की बात की जाएगी। हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो वाणिज्यिक फसल है जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है कमाया जा सकता है, उन सारे चीजों का कैसे विकास हुआ इसकी भी बात करेंगे। और हम लोग पीजेंट रिवॉल्ट्स की भी बात करेंगे, किसान आंदोलन की भी बात करेंगे। यानी कि ये 5 चीजें जो है इस अध्याय का आधार है, इसी पर यह सारा कुछ गढ़ा गया है। और जिस चित्र को मैंने दिखाया था वो चित्र था रूरल लाइफ एंड सोसाइटी का, यानी कि उस चित्र में आप लोग देख सकते थे कि कैसे एक ग्रामीण जीवन में लोग जो हैं या फिर अलग अलग चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती है, वो कैसे चलती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट से। यहां पर लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विथ, एक लड़की है यहां पर, वो कह रही है द ब्रिटिश रूल हैड प्रोनाउंस्ड एंड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडिया। जो अंग्रेजों का जो शासन था उसने भारत पर, चूंकि भारत पर अंग्रेजों के शासन की बात कर रहे हैं, तो उसने भारत पर यानी कि जहां पर उसने शासन किया उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, समाज को और अलग अलग कल्चर को। देयर वॉज हार्डली एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कॉर्नर ऑफ कंट्री विच कुड एस्केप द लॉन्ग आर्म ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा भारत का, उस समय के और बड़े भारत का, जहां पर अंग्रेजों का साम्राज्यवाद या फिर कहें तो अंग्रेजों का साम्राज्य न फैला हो। सीधा सीधा कहें तो लगभग पूरे भारत में, उस समय के और बड़े भारत में
पूरा अंग्रेजों का शासन था, लगभग लगभग 100% नहीं। इंडिया बीइंग अ कंट्री विथ अ प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर, any impact of government on the people turned out to be essentially the impact of government on the village। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और अभी है भी, उस समय कृषि और ज्यादा था, अब तो हम लोग और भी उद्योग की बात कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उस समय एग्रीकल्चर पे हम लोग और ज्यादा डिपेंडेंट थे और ज्यादा निर्भर थे, इसलिए कोई भी असर पड़ना, एग्रीकल्चर पे असर पड़ना, और एग्रीकल्चर पे असर पड़ना यानी कि ग्रामीण जीवन पर असर पड़ना होता था। क्योंकि अगर कोई भी बदलाव आएगा तो हमारे सबसे बड़े इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा, और हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री उस समय क्या था, तो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो था वो भारत की रीढ़ की हड्डी थी, अभी भी है, उस समय और ज्यादा थी। तो एग्रीकल्चर पर असर पड़ता था, और एग्रीकल्चर चूंकि कहां पर होता था, तो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इंडिया में, तो विलेजेज यानी कि गांव को भी हर वो नीति और नियम अंग्रेजों का प्रभावित करता गया। लिखा हुआ है, एज द चेंजिंग लाइफ इन इंडियन विलेज मार्क्ड बेस्ड द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियन पीपल। एज द चेंजिंग लाइफ इन इंडियन विलेज, जैसे जैसे इंडियन विलेज में यानी कि भारत के गांवों में जीवन बदला, लोगों का जीवन बदला, मार्क्ड बेस्ट इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द, और इससे यही है कि जो अंग्रेजों का प्रशासनिक जो शक्ति था या फिर जो प्रशासन करते थे, उससे भारतीयों पर भी वही असर पड़ा, क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण देश था और कृषि प्रधान देश था। द स्टडी हैज बीन मेड टू कैरेक्टराइज द इंडियन विलेज इन ब्रिटिश पीरियड। और अब हम लोग जो इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वो यही इसी पर आधारित होगा कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय गांव किस तरीके से प्रभावित हुआ करती थी, किस तरीके से चला करती थी। क्योंकि चैप्टर का ही नाम है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, तो इसका मतलब यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि हम लोग बात करेंगे रूरल लाइफ एंड सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के शासन के समय रूरल लाइफ और सोसाइटी कैसा था, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, लाइफ का मतलब जीवन होता है, एंड का मतलब और होता है, सोसाइटी का मतलब समाज होता है। इसका मतलब हो गया कि ग्रामीण जीवन और समाज की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के समय वाले भारत की अभी की बात नहीं करेंगे। चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो इतिहास में हम लोग ऐतिहासिक बातें ही करते हैं, क्योंकि यह नागरिक शास्त्र की बात है नहीं, सिविक्स की बात है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 27 पर है, लिखा हुआ है, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स हेगोमनी इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी इन 1757। हम लोगों ने बात की है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि कैसे अंग्रेज जो थे यानी कि यूरोपियन थे, यहां पर अंग्रेज की बात कर रहे हैं हम, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। यहां पर यूरोपियन शक्ति या फिर कहें तो यूरोप के अलग अलग देश का भारत में आगमन हुआ, भारत पर राज करने के लिए, जिसमें पुर्तगाली आए, जिसमें इंग्लैंड वाले आए, जिसमें डच आए, जिसमें और भी अलग अलग कुछ देश के लोग आए जो यूरोपियन नेशन के थे यानी कि यूरोप महादेश के थे, और इंडिया में आए यानी कि एशिया महादेश के एक देश में आए। तो यहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो ये लोग आए कहां से थे, तो ये लोग आए थे वही अरब सागर वाले रास्ते से। क्योंकि अगर हम लोग नक्शे की बात करें, हम लोगों ने सारी बातें कर रखी है कि अरब सागर की तरफ से ही, अरेबियन सी के तरफ से ही हमारा यूरोप पड़ता है, और ये उधर से ही आए थे। और जो आज के भारत देश का जो केरला राज्य है, जो गोवा राज्य है, यानी कि नीचे वाला जो अरब सागर से जुड़ा हुआ राज्य है, इधर से ही इन लोगों की एंट्री हुई। यानी कि सीधा सीधा कहें तो ये लोग दक्षिण भारत में आए, और दक्षिण भारत में आने के बाद पहले पुर्तगाली आए, ये सब आए, इन लोगों ने वहीं पर लड़ाई लड़ी ताकि ये लोग और आगे बढ़ सके। तो पुर्तगालियों में और अंग्रेजों में यानी कि पुर्तगालियों में और इंग्लैंड वालों में लड़ाई हुई। पुर्तगाली वहीं पर सीमित रह गए, दक्षिण भारत में ही सीमित रह गए, और अंग्रेज जो है जीतते हुए कार्नेटिक वार, 3 कार्नेटिक वार हुआ था जो हम लोगों ने बात पहले कर रखी है। उन कार्नेटिक वार में पुर्तगीज हार गए और अंग्रेज जो है वो जीतते हुए बंगाल की तरफ आए, और बंगाल की तरफ आने के बाद जो बैटल ऑफ पलासी हुआ, यानी कि पलासी का जो युद्ध हुआ बंगाल में, जो सन 1757 की बात है, उसमें जीत के बाद अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड वाले जो व्यापारी बन के आए थे, अब वो एक
पॉलिटिकल पावर बन गए, यानी कि एक राजनीतिक शक्ति बन गए। यानी कि बैटल ऑफ पलासी भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा पल है, जो एक व्यापारी अंग्रेज को एक राजनीतिक अंग्रेज या फिर कहें तो एक प्रशासनिक अंग्रेज बना गया, जहां पर 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई और उस बैटल को हम लोग बैटल ऑफ पलासी कहते हैं। पलासी के क्षेत्र में हुआ था, जहां पर अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेज ने अपने आप को और ज्यादा विस्तारित किया। लिखा हुआ है, Unlike the Mughal ruler, they were also interested. Unlike the Mughal rulers, they were also interested in exploiting Indian resources for the benefit of British individualists and traders. जहां तक हम लोग मुगल शासन की बात करें तो मुगल शासकों ने क्या किया? मुगल शासकों ने भारत को लूटा, यानी कि भारत को अपने लिए लूटा, भारत में धर्म परिवर्तन कराया, चूंकि वो मुस्लिम थे और बहुत सारे अधिकांश जो है उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भारत में धर्म परिवर्तन किया और इन्हीं सारे चीजों पर वो लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन अंग्रेजों ने, चूंकि ये व्यापारिक मेंटेलिटी के थे, ये कॉमर्शियल माइंडसेट के थे, ये ट्रेड वाले माइंडसेट के थे, तो इन्होंने यह नहीं देखा कि मुझे सिर्फ भारत को लूटना है या फिर भारत से अपने आप को आगे बढ़ाना है। इन्होंने यहां से लूटा, भारत में इंडस्ट्री ये सारी चीजें की और इन्होंने अपने देश को भी उसके आधार पर मजबूत किया। अपने देश के साथ भी इन लोगों ने ट्रेड और इन सारे चीजों को बढ़ाया, जो मुगलों ने नहीं किया था। मुगल भारत में आए और भारत में ही सारा कुछ किया, ये लोग भारत को लूटकर अपने देश को भी मजबूत करते चले गए। वही कहा जा रहा है कि मुगल और ब्रिटिशर्स में एक अंतर यह था कि मुगल ने भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किया, भारत को बर्बाद किया, लेकिन मुगल जो है वो अब जहां से आए थे उसको भारत से कनेक्ट करके मजबूत नहीं किया, जबकि अंग्रेज जो है उन्होंने भारत से चीजें लूटकर अपने देश को मजबूत करने का कार्य किया। आगे लिखा हुआ है, द कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया वाज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। अगर हम लोग बात करें भारत के दोहन का और भारत पर आक्रमण का, तो एक बहुत बड़ा माध्यम था, एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम था अंग्रेजों का। अंग्रेज यानी कि अपने देश के विकास के लिए, क्योंकि वो आ ही यहां पर थे, वो लूट ही भारत को इसलिए रहे थे ताकि वो अपने ब्रिटेन को, अपने इंग्लैंड को मजबूत कर सके। अब ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैंने पहले ही बात कर लिया कि ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड तीनों अलग अलग है। ब्रिटेन एक ग्रुप ऑफ नेशन है, यूके यूनाइटेड किंगडम ग्रुप ऑफ नेशन है, जबकि इंग्लैंड एक नेशन है जिसकी राजधानी लंदन है। मनी सिफॉन्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया स्ट्रेंथेंड ब्रिटेन्स इकोनॉमी एंड एलिवेटेड देयर सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जो भी भारत से पैसा लूटा गया वो अंग्रेजों ने अपने अर्थव्यवस्था को, अपने समाज को, अपने राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन मार्केट एंड ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल सपोर्टेड इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन द 19th सेंचुरी। और इन्होंने भारत के बाजार को, भारत के कच्चे माल को, अलग अलग चीजों के कच्चे माल को जो लूटा, उससे इन्होंने अपने देश के इंडस्ट्री, अपने देश के उद्योग को विस्तार किया। और ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, 19th सेंचुरी की। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो कैसा था, और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। 27 से पृष्ठ संख्या 28 पर आएंगे, और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को करनी है। अभी तो हम लोगों ने इस अध्याय को शुरू ही किया है, यह तो पहला ही कक्षा था। तो इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बात करेंगे रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश और इसके आगे की।